गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट का दूसरा लेक्चर लेके आने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे। कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी बॉडी का दो प्रॉपर्टी होता है। एक प्रॉपर्टी था मास और एक प्रॉपर्टी था चार्ज। इसी पे हम लोग का काम चल रहा है। एक प्रॉपर्टी है मास और एक प्रॉपर्टी है चार्ज। कल हम लोग ये डिस्कस किए थे कि मास जो है, ये जो मास है, ये मास फ्रेम टू फ्रेम वेरी करता है, लेकिन चार्ज जो है वो फ्रेम टू फ्रेम वेरी नहीं करता है। आज के क्लास को हम उम्मीद करते हैं कि आनंद सर की इस क्लास को आज आप बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे और अपने तैयारी को एक नई दिशा देंगे। देखेंगे आज आपने क्या बोला कि एक टर्म है मास और एक टर्म क्या है, चार्ज। तो कल हम लोग ये बताए थे कि मास इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिपेंडेंट अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट चार्ज इज नॉट डिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो आपका मास है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करेगा और ये जो आपका चार्ज है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कल हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि मास के पास चार्ज नहीं भी हो सकता है। समझिएगा, मास के पास चार्ज नहीं भी हो सकता है, लेकिन चार्ज के पास मास हमेशा होगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन नीचे वाला हमेशा होगा। क्या कहना है मेरा कहना है कि मास के पास चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। फिर समझिए, मास के पास चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन चार्ज के पास मास हमेशा होगा। इस पॉइंट को आप सबसे पहले नोट करेंगे अपनी नोटबुक में कि मास के पास चार्ज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन चार्ज के पास मास हमेशा होगा। आज का दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट था कि मास डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, मतलब अलग अलग फ्रेम में मास का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन चार्ज किसी भी फ्रेम में डिपेंड नहीं करता है। मास के पास दूसरा पॉइंट है आज का दूसरा पॉइंट। मास के पास चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन चार्ज के पास मास हमेशा होगा। ओके। और जो तीसरा पॉइंट हम लोग को समझना है, पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट हम लोग को समझना है वो है, हम लोग दो वर्ड यूज कर रहे हैं, एक है मास और एक क्या है, चार्ज। तो जैसे आपने क्या किया कि ये मार्कर है, इस मार्कर को आपने से तोड़ दिया, तो पहले जो एक मास था वो आज दो मास में टूट गया। तो यहाँ पे ये समझाना है हमें कि अगर आप किसी मास को डिवाइड कर देते हो तो इसमें चार्ज का ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा कहना है व्हेन मास इज डिवाइडेड, जब मास को डिवाइड किया जाता है, देन चार्ज मे बी ट्रांसफर और नो ट्रांसफर, बट व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर, जब आप दो बॉडी को आपने रब किया, रगड़ा, अभी हम लोग इस पे आएंगे कि ये रबिंग क्या है, रबिंग से क्या होता है। तो जब आप दो बॉडी को रगड़ते हैं, उसे रब करते हैं, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन का या फिर चार्ज का, अभी तो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे, जब चार्ज का ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे फाइनली एंड 100% मास इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। हम लोग को ये जानना है तीसरा पॉइंट में। पहला पॉइंट में क्या था कि मास जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है और चार्ज जो है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। पहला पॉइंट आज का। दूसरा पॉइंट है, अगर किसी वस्तु के पास मास है, मतलब किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो उसमें चार्ज पक्का होगा, और यदि किसी के पास चार्ज है, मास है, तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ चार्ज है तो उसके पास मास पक्का होगा। जैसे न्यूट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन को पहले देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, चार्ज भी है। दूसरा प्रोटॉन, मास भी है, चार्ज भी है। न्यूट्रॉन मास है लेकिन चार्ज नहीं है। आप गौर करेंगे कि हर वो बॉडी जिसके पास चार्ज है, 100% मास है, लेकिन कुछ वो बॉडी जिसके पास मास है
बट चार्ज नहीं है। जैसे न्यूट्रॉन क्या है, उसके पास मास है 1.674 इंटू 10 के पावर -27 kg, मास है, लेकिन उसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज जीरो है, उसके पास चार्ज नहीं है। तो आपने क्या बोला, ऐसा मत समझिए किसी के पास मास है तो चार्ज भी होगा, और अगर चार्ज है तो मास भी होगा, नहीं। अगर मास है तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि किसी के पास चार्ज है तो उसके पास मास हमेशा होगा। और जो तीसरा पॉइंट था, अभी हम लोग ये बता रहे थे कि मास के बारे में और ये चार्ज के बारे में, तो हम लोग अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कल हम एक पॉइंट लिखे थे कि m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अगर आपको याद हो, कल ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए, ये आपको बताए थे और कहे थे कि इसको हमेशा ध्यान में रखनी है आपको। तो ये जो आपका है m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यहाँ समझिएगा अच्छे से। जरा से इस फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं हम। m है, m जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। ये जो m है इसका नाम क्या हो गया, रिलेटिव मास, मतलब किसी भी फ्रेम में ये मास है। और ये जो m नॉट है इसे आप बोलते हैं ओरिजिनल मास, कल भी आपको बताए थे ओरिजिनल मास। ये जो ओरिजिनल मास है, इसी मास को अगर आपका मन करे, क्योंकि कभी कभी फोटोन उटोन के लिए एक नया वर्ड यूज कर देता है फिजिक्स, उसका नाम है रेस्ट मास। रेस्ट मास ये यूज करता है, इसीलिए हम इसको आपके सामने रख दिए हैं रेस्ट मास। ये जो आपका एम नॉट है उसे आप ओरिजिनल, मतलब बॉडी का जो आप मास क्या है, तो आपने पढ़ा होगा 7th 8th या 9th में कि किसी भी वस्तु का जो अपना एक मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो अपना एक परिमाण होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज नोन एज व्हाट, मास। तो उसका जो एक सेल्फ मैग्नीट्यूड है, उसी सेल्फ मैग्नीट्यूड को आप क्या कहते हैं, मास कहते हैं। लेकिन ये सेल्फ मैग्नीट्यूड कभी कभी वेलोसिटी के साथ चेंज होता है, इसीलिए हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, उस टर्म का नाम है वेरिएबल मास। वेरिएबल मास मतलब आपका जो ओरिजिनल मास है वो कभी कभी दूसरे फ्रेम में जाने पर या आपका वेलोसिटी चेंज होने पर वो जो आपका ओरिजिनल मास है वो मास चेंज हो सकता है। और वो किस रिलेशन के द्वारा होगा, तो उसके लिए ये रिलेशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसी रिलेशन के द्वारा आपका जो मास होगा वो अलग अलग फ्रेम में चेंज होगा। कल भी इस पे डिस्कस किए थे, फिर आज इसको लिखने का जरूरत क्या है। एक टर्म आता है, वो है, हालांकि उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक टर्म है फोटोन। फोटोन आपको कभी कभी कितना बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है। फोटोन का आपसे पूछता है कि फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, तो इसका रेस्ट मास 0 होता है। इसका रेस्ट मास क्या हो गया, इसका रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है। अब क्यों और कैसे होता है, आपको हम एक लाइन समझाना चाहते हैं कि दुनिया का हर वो बॉडी या हर वो पार्टिकल, दुनिया का हर वो बॉडी, हर वो पार्टिकल, फिर समझिए, दुनिया का हर वो बॉडी या हर वो पार्टिकल जिसे आप लाइट के वेलोसिटी से मूव कराते हैं। इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, एक स्टार लाए हैं हम। स्टार क्या है कि इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर कोई भी पार्टिकल लाइट के वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके साथ क्या होगा, इसका मतलब v, उसका जो वेलोसिटी है v इक्वल टू सी। व्हाट इज द v, c। तो आपने बोला था v इज द वेलोसिटी एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल, जैसे आपने क्रिकेट बॉल फेंका, हाँ ऐसा तो होगा नहीं हम लोगों से, फिर भी हमने बोला कि अगर आप बॉलिंग करते हो और आपने बॉल को लाइट के स्पीड से फेंक दिया तो वो जो बॉल है उसका मास कितना होगा, आइए देखते हैं। तो आज क्या हो गया, v इक्वल टू सी। तो सबसे पहली बात, आपके पास फॉर्मूला है m इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आज v और c दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ना, दोनों बराबर है, तो अगर v बराबर c तो v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर v स्क्वायर बराबर c स्क्वायर है तो v स्क्वायर बटा c स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस 1। तो ये कितना हो गया, m इक्वल टू एम नॉट बाई 1 में से 1 चला गया 0, 0 का वर्गमूल 0, 0 इधर ले आइए, तो यहाँ से इसीलिए m नॉट बराबर हो जाएगा 0 गुना m, कितना हो गया 0। देखिए
यहाँ से हम आपके सामने 2 पॉइंट रखना चाहते हैं, 2 स्टार रखना चाहते हैं। स्टार नंबर 1 ये है कि अगर दुनिया के किसी पार्टिकल को लाइट के वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो उसका रेस्ट मास 0 होगा। 2 स्टार हम लाना चाहते हैं आपके सामने। आप जिंदगी में इसे ना भूलें। मेरा ये कहना है कि अगर आप इफ ए पार्टिकल इज मूविंग या थ्रोइंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी लाइट के वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका कैलकुलेशन के बाद उसका रेस्ट मास क्या होगा? 0। इसका रिवर्स जरा देखते हैं। अगर किसी बॉडी का या किसी पार्टिकल का अगर रेस्ट मास 0 है तो उसका वेलोसिटी क्या है? इसका मतलब v इक्वल टू सी, दैट पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब क्या है मेरा कहना कि अगर कोई भी पार्टिकल लाइट के वेलोसिटी से मूव करता है, अगर कोई भी पार्टिकल लाइट के वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका रेस्ट मास, ये m नॉट क्या है? तो आपने अभी पढ़ा m नॉट को बोलते हैं रेस्ट मास। m नॉट को क्या बोलते हैं? m नॉट को क्या बोलते हैं? रेस्ट मास। तो रेस्ट मास कितना हो गया? 0। m क्या है? m है किसी फ्रेम में, मतलब ये रिलेटिव मास है, और m नॉट क्या है? रेस्ट मास है या ओरिजिनल मास है। तो ओरिजिनल मास इज चेंजेस फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम। वो जो ओरिजिनल मास होता है किसी बॉडी का, वो फ्रेम टू फ्रेम क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। ओके, तो आपने क्या देखा कि मास जो है वो फ्रेम टू फ्रेम चेंज होगा, लेकिन चार्ज जो है वो फ्रेम टू फ्रेम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पहुँचने के बाद जरा सा हम लोग 1-2 अंतर हम लोग टिक कर लेते हैं कि चार्ज और मास में बेसिक डिफरेंस क्या है। चार्ज और मास में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो अगला स्टार आप देंगे मेरे साथ, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। अगला हेडिंग है आपका डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। इसको अच्छे से आप कवर करेंगे कि मास में और चार्ज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहली बात, हम लोग डिफरेंस को इस तरीके से बचपन से ही सीखे हैं लिखने के लिए। तो मान लो इधर आपने लिख दिया चार्ज और इधर आपने लिख दिया मास। देखेंगे जरा सा डिस्कस करते हैं क्या क्या। सबसे पहली बात, ये जो आपका चार्ज है, ये जो चार्ज है, ये चार्ज के पास, ये जो चार्ज है आपका, ये चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है और मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले आप समझिए कि चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है और मास भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एक कॉमन स्टार है, एक कॉमन स्टार है कि चार्ज एंड मास बोथ इज स्केलर। बोथ इज स्केलर। स्केलर का मतलब अदिश राशि। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव है कि आवेश किस प्रकार की राशि है। तो आवेश कैसा है? आवेश अदिश राशि है कि सदिश। स्केलर मतलब अदिश या सदिश? अदिश। तो ये क्या है? इसके मास कैसा है? स्केलर है। चार्ज भी कैसा है? स्केलर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये दोनों में सिमिलरिटी है कि चार्ज और मास दोनों क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो लेकिन सबसे पहली बात, जब आप 10th में थे तो वहाँ पढ़े थे कि चार्ज 2 प्रकार का, एक प्लस एक माइनस। हम लोग जस्ट आगे इसी पाने वाले हैं, एक प्लस और एक माइनस। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब, वही इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों के सामने रखे थे। तो आपने क्या बोला कि चार्ज कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो सबसे पहली बात कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप्स कैसा? मे बी निगेटिव और पॉजिटिव। चार्ज 2 प्रकार का, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ओके, लेकिन मास ओनली पॉजिटिव। मास इज ओनली पॉजिटिव। मास जो है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा पॉजिटिव होता है। मास -5 kg नहीं होता है, -10 kg नहीं होता है, वो हमेशा +20 kg, +30 kg, +5 kg, +1 kg ऐसा होता है। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस क्या है कि चार्ज 2 प्रकार का होगा, लेकिन मास कैसा होगा? केवल एक प्रकार का होगा, और वो प्रकार कैसा है? पॉजिटिव। नेक्स्ट, दूसरा जो बेसिक डिफरेंस है, ये दूसरा बेसिक डिफरेंस है कि चार्ज जो है वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। ये हम लोग बचपन से जानते हैं। आपने पढ़ा था कि सेम के बीच में धक्का और अलग अलग के बीच में मुक्की मतलब अट्रैक्शन, और ये हो गया आपका रिपल्सन। लेकिन हम लोग जब बचपन में या 11th में ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे सर हम लोग को सिखाए थे कि अर्थ या कोई भी मास सिर्फ अपने अगल बगल के मास को अट्रैक्ट करता है।
अर्थ जो ये जो आपका अर्थ, ये अर्थ है, वो अर्थ केवल अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को, अपने आसपास के वस्तु को वो केवल क्या करता है, अपने सेंटर के तरफ, अर्थ अपने सेंटर की तरफ सभी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये जो आपका चार्ज है वो रिपल्स भी कर सकता है या अट्रैक्ट भी कर सकता है। ये जो आपका चार्ज है ये रिपल्स भी कर सकता है और अट्रैक्ट भी कर सकता है। कौन? चार्ज के बारे में। तो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये जो आपका चार्ज है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, लेकिन ये जो मास होगा इट इज ओनली कौन चीज? अट्रैक्टिव। इट इज ओनली अट्रैक्टिव। ये जो है अट्रैक्टिव होता है। चार्ज कैसा होता है? ये अट्रैक्टिव होता है। तीसरा पॉइंट है कि ये जो आपका चार्ज है, ये जो आपका चार्ज है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास जो है वो फ्रेम पर डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम। इट, और ये क्या होगा? इट डिपेंड अपॉन फ्रेम। ये जो है फ्रेम पर डिपेंड करता है। कौन? मास जो है। अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि m इक्वल टू m0 बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये कहाँ का फॉर्मूला है? ये फ्रेम में ही तो है। अगर आपने वेलोसिटी को अलग अलग किया तो वो क्या होगा? उसका वो जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये फ्रेम पर डिपेंड करता है और वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता। इसी को जरा सा हम एक अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं कि चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। चार्ज does not depend on the velocity। लेकिन ये जो आपका मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो लिखेंगे मास इज डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। ये जो आपका मास है ये डिपेंड करेगा, लेकिन ये डिपेंड नहीं करेगा। और जो पांचवा पॉइंट है, और जो पांचवा पॉइंट हम लोग को समझना है वो ये है कि चार्ज के पास मास हमेशा होगा, लेकिन मास के पास चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो लिखेंगे यहाँ पे चार्ज मस्ट हैव सम मास। चार्ज के पास मास, कुछ ना कुछ मास हमेशा होगा, बट मास हैव मे और मे नॉट बी। मास हैव मे और मे नॉट बी चार्ज। मास के पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये हम लोगों का बेसिक डिफरेंस है। कौन सा? कि चार्ज दो प्रकार का होगा, मास से केवल एक प्रकार का होगा। चार्ज जो है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होगा, लेकिन मास जो है वो ओनली अट्रैक्टिव नेचर का होगा। ये जो आपका वो चार्ज है वो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन मास फ्रेम पर डिपेंड करेगा। चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, मास वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। चार्ज जो है वो क्या बोल रहे थे? चार्ज के पास हैव सम मास। चार्ज के पास हमेशा कुछ ना कुछ मास होगा। मास हैव मे और मे नॉट बी चार्ज। मास के पास चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरा जो छठा पॉइंट हम लोग लाना चाहते हैं, जगह है थोड़ा सा कोशिश करते हैं लिखने का, ये आप सुन लेंगे अच्छे से। ये जो आपका चार्ज है ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन ये जो आपका ग्रेविटेशनल है वो वीक फोर्स है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे छठा पॉइंट के रूप में। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। अगला जो आएगा वो होगा यूनिट ऑफ चार्ज। अगला जो हेडिंग आपके सामने आने वाला है वो है आपके पास यूनिट ऑफ चार्ज। इसको अच्छे से डिस्कस करके आप समझ लेंगे, क्योंकि यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव 100% बनता है। और शायद अगर आप मेरे हर लेक्चर को देखते हैं तो बोर्ड में या कंपटीशन में अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं, लेक्चर को देखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी बुक या तो आप एस सी वर्मा खरीद लें या आप NCERT बने, कोई भी एक बुक बनाए, बहुत ज़्यादा, या M करीम ले लें न्यूमेरिकल्स के लिए, बहुत काफ़ी है। अगर आप किसी एक बुक को अगर आप अच्छे से बनाते हो तो ये बहुत है सर, बहुत है। अगर आपकी कॉपी, आपका कॉन्सेप्ट अगर रेडी है और आपने किसी भी एक बुक को अच्छे, क्योंकि आपको तो और चीज़ पढ़ना होता है ना,
आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो आप केवल लेक्चर को देखें, उससे एक स्ट्रॉन्ग नोट्स तैयार करें, एक डीपली नॉलेज वाला, डेप्थ वाला आप नोट्स तैयार करें और उस नोट्स का बार बार प्रैक्टिस करें और उस प्रैक्टिस के द्वारा आप न्यूमेरिकल पे उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें। अगर आपसे बन रहा है दैट मीन आपका जो तैयारी है वो एक अच्छे लेवल पे है, नो डाउट। तो सबसे पहली बात कि अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, आप लोग बोलेंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। हाँ, आप जानते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, चार्ज का यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि हम लोगों को ये समझना है, आज आपको पढ़नी है चार्ज का यूनिट। सर हम लोग दो यूनिट पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं एसआई यूनिट और एक पढ़ते हैं सीजीएस यूनिट। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी यहाँ से, चार्ज आपको बताए थे कि स्टडी ऑफ चार्ज इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिज्म। चार्ज जो है वो आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट में पढ़ते हैं, यहाँ से लेकर के मैग्नेट मॉडर्न फिजिक्स तक आप पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि चार्ज एक ऐसा इंसान है जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी देता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी देता है, आपको मैग्नेटिज्म भी देता है। तो ये सभी के सभी चैप्टर को आपस में जोड़ता है, यही एक इंसान चार्ज। तो चार्ज जो है ये एक स्पेशल यूनिट, इसका हम लोग डिफाइन करेंगे। वो दो जगह डिफाइंड होगा, एक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब आपने उसको इलेक्ट्रोस्टैट में क्या पढ़ा है, और दूसरा होगा उसका मैग्नेटिक यूनिट, आपने उसको चुंबकीय यूनिट उसका क्या होता है, अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला तो चार्ज का हम लोग दोनों यूनिट पढ़ेंगे, अच्छे से देखिएगा आप। तो सबसे पहली बात कि हम लोग पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल यूनिट। इलेक्ट्रिकल यूनिट, इलेक्ट्रिकल यूनिट, चार्ज का इलेक्ट्रिकल यूनिट। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे चार्ज का मैग्नेटिक यूनिट। मैग्नेटिक यूनिट, पहला क्या पढ़ा आपने, चार्ज का इलेक्ट्रिकल यूनिट, और दूसरा क्या पढ़ोगे, चार्ज का मैग्नेटिक यूनिट। सर ये जो चार्ज का अब जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है, अब इलेक्ट्रिकल यूनिट को भी आप दो भाग में, इलेक्ट्रिकल जो यूनिट है वो भी एसआई भी हो सकता है, एसआई यूनिट भी हो सकता है, और सीजीएस यूनिट भी हो सकता है। शायद 11th में ये एसआई क्या है, सीजीएस क्या है, आप समझ रहे होंगे बात को। उसी प्रकार ये जो आपका मैग्नेटिक है ये भी एसआई हो सकता है, और ये भी क्या बोले अभी, सीजीएस हो सकता है। ये आपका सीजीएस हो सकता है, सीजीएस यूनिट ही हो सकता है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा और इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो इलेक्ट्रिकल यूनिट जो है उसमें एसआई यूनिट में हम लोग इसको पढ़ते हैं, एसआई यूनिट में कूलॉम, क्या पढ़ते हैं इसको, आप पढ़ते हैं कूलॉम, कूलॉम, ठीक है। और इसको आप डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, अगर आपको याद हो। कूलॉम होता है किससे लिख, सी से आपने कैपेसिटर को भी लिखा था, और सी से आप कूलॉम को भी लिखते हो। कूलॉम क्या है, चार्ज का एसआई यूनिट है, चार्ज का एसआई यूनिट है। और एक बात हम यहाँ कहना चाहते हैं, अगर आपको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक यूनिट क्लियर ना किया हुआ हो सवाल में, तो अगर यूनिट पूछे उस समय तो आप उसका यूनिट कूलॉम ही बोलेंगे। ओके, आप देखेंगे सीजीएस यूनिट, इसका सीजीएस यूनिट होता है ईएसयू। क्या होता है, ईएसयू, इसी को बोलते हैं, इसको, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू, और इसी को बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं, स्टैट कूलम। ईएसयू कहिए या स्टैट कूलम कहिए। तो बताइए चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो या तो स्टैट कूलम ऑप्शन में रहेगा या तो ईएसयू रहेगा। तो स्टैट कूलम रहेगा तो स्टैट कूलम में मारेंगे, और अगर ईएसयू रहेगा तो ईएसयू में टिक करेंगे। नेक्स्ट अब कौन हो गया, एसआई यूनिट किसमें, मैग्नेटिक में। एक फॉर्मूला आप बचपन में पढ़े थे, Q बराबर IT, अगर याद हो, Q बराबर IT, हाँ सर आप पढ़े हैं Q बराबर IT। तो Q क्या है, Q आपका चार्ज है, चार्ज, और ये I का मात्रक होता है एम्पियर, और T का मात्रक होता है सेकेंड। तो चार्ज का एक नया मात्रक फिर बना, एम्पियर सेकेंड। क्या बना, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड।
लेकिन ये एम्पियर सेकेंड भी चार्ज का यूनिट है, लेकिन वो कैसा यूनिट है? मैग्नेटिक यूनिट है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक यूनिट में एसआई क्या होगा? तो इसका एसआई हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। क्या बन गया इसका? एम्पियर सेकेंड। क्या बन गया इसका? एम्पियर सेकेंड। क्या बन गया इसका? एम्पियर सेकेंड। और इसका जो सीजीएस होता है, सीजीएस बोलते हैं ईएमयू। क्या बोलते हैं? ईएमयू। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। क्या नाम हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। सीजीएस में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसी को बोलते हैं ए बी कुलॉम। क्या बोलते हैं? ए बी कुलॉम। क्या बोलते हैं? ए बी कुलॉम। तो ईएमयू कहिए या उसको ए बी कुलॉम कहिए, सेम टू सेम। ईएसयू कहिए या आप उसको स्टैट कुलम कहिए, ठीक है। तो एक स्टार आप पढ़ेंगे छोटा सा, वो है रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई और सीजीएस, जो चार्ज का जो एसआई और सीजीएस यूनिट है, उसमें क्या रिलेशन होगा उसे जरा हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है? कूलॉम और ईएसयू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो अभी हम लिखने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। और हम निवेदन करेंगे कि आप सभी के नोट्स में ये अंडरलाइन किया हुआ होना चाहिए। 1 कूलॉम इक्वल टू होता है 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। 1 कूलॉम इक्वल टू 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, लेकिन इस रिलेशन को कितना बार बोर्ड में क्या किया गया है? पलट के पूछा गया है। तो वो ऐसे लिख देता है कभी कभी, 1 स्टैट कूलम इक्वल टू कितना होगा? 1 स्टैट कूलम। तो ये टोटल जो इधर है वो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। अगर आप अच्छे से देखिए, 1/3 10 के पावर -9 कूलम। आपसे निवेदन है कि आप इसे देखिए, 1 कूलम बराबर 3 × 10 के पावर 9 स्टैट कूलम। और स्टैट कूलम को ही आप क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? ईएसयू। स्टैट कूलम को ही आप क्या बोलते हैं? ईएसयू। देखिए ना, स्टैट कूलम को ही आप क्या बोलते हैं? ईएसयू। और दूसरा एक स्टैट कूलम या एक ईएसयू बराबर क्या होता है? कितना होगा? 1/3 10 के पावर -9। ये जितना इंपॉर्टेंट ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नीचे वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 1 स्टैट कूलम इक्वल टू 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। 1/3 × 10 के पावर -9 कूलम। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट क्या जानना है? आपने यहाँ पे क्या पढ़ा? ईएमयू। सेम टू सेम 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 AB कूलम। 1/10 AB कूलम। 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 AB कूलम। क्या फिर से क्या बोले? 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 AB कूलम। फिर समझिए, 1 कूलम और AB कूलम में, AB कूलम का ही एक और नाम क्या है? EMU। नहीं, देखिए ना, AB कूलम जो है उसी का नाम क्या है? EMU। तो बताइए 1 AB कूलम इक्वल टू कितना होगा? 1 AB कूलम इक्वल टू 1 AB कूलम इक्वल टू क्या होगा? ये जो 10 नीचे में है वो इधर आके हो जाएगा 10 कूलम। क्या हो गया? 10 कूलम। क्या हो गया ये? 1 AB कूलम इक्वल टू हो गया 1 AB कूलम इक्वल टू हो गया 10 कूलम, ठीक है। या 1 कूलम इक्वल टू 1/10 AB कूलम। ये किस में है? ये आपका EMU में है। EMU का मतलब हो गया ये आपका मैग्नेटिक यूनिट है। आपके मन में एक सवाल यहाँ पर आना चाहिए कि 1 कूलम इक्वल टू 1/10 AB कूलम कैसे होता है? तो इस चीज़ का जवाब देने के लिए हमको जरा सा मैग्नेट तक पहुँचना होगा, और जब हम मैग्नेट में पहुँचेंगे तो इस सवाल का जवाब खुद हम आपके सामने लेके आने के लिए उत्सुक हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सा सब्र बनाएंगे और इसको डिस्कस करने का हमें मौका मिलेगा आपके सामने अच्छे से। तो आपने क्या बोला? ये चार्ज का यूनिट है, इलेक्ट्रिकल यूनिट, मैग्नेटिक यूनिट। कभी एम्पियर सेकेंड अगर आपको दिख जाए, एम्पियर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो यूनिट है, इस यूनिट को आप इलेक्ट्रिसिटी में फिर एक बार डिफाइन करेंगे, एक बार और, क्योंकि एक कूलम का मतलब, एक कूलम देखेंगे यहाँ से, क्योंकि ये भी एसआई है और ये भी एसआई है। इसका मतलब जैसा टेंडेंसी कूलम का होता है वैसा ही टेंडेंसी एम्पियर सेकंड का होता है। आप समझिए, जैसा टेंडेंसी कूलम का होता है वैसा ही टेंडेंसी एम्पियर सेकंड का होता है। जरा सा इसको लेके ऊपर चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों को ये समझना है, इसका मतलब है कि कूलम इज रिलेटेड टू एम्पियर सेकंड, दैट इज 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकंड, 1 एम्पियर सेकंड। इसको आप समझिए अच्छे से, 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर सेकेंड। इसको थोड़ा सा और हम लोग क्रिएट करते हैं, इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। तो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर, ए का मतलब यहाँ पे क्या है, एम्पियर। और शायद आपको बचपन में आप पढ़े हुए हैं कि एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करेंट। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का मात्रक है, एम्पियर। उसको हम लोग पूरा नाम, अभी तो शुरुआत है इसीलिए हम पूरा नाम लिखते हैं, या तो हम उसको कैपिटल ए लिख देंगे या तो AMP लिख देंगे। तो आप पहले से ही एक सिंबॉलिकली तैयार हो जाइए कि वो क्या है। तो आपने क्या बोला, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ऐसा लिख सकते। ये घटाव नहीं है, ये इंटू है, 1 सेकेंड, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर से, इसको जरा सा हम ओपन करते हैं, इसका मीनिंग है कि यदि किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, यदि किसी कंडक्टर से, हम उम्मीद करेंगे कि आप ये सभी बात केवल सुन के ना रह जाएं, मेरा लाइन बाय लाइन आपके कॉपी में नोट्स बन के होना चाहिए, सिर्फ वो भाषणबाजी में नहीं होना चाहिए। तो आपने क्या बोला कि 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1, फिर से बोल रहे हैं, ये माइनस का साइन नहीं है, ये इंटू का साइन है, हाइफन है, कि दोनों को आपने अलग किया। तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसका मतलब कि अगर किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा गुजरती है, उससे प्रवाहित होती है, उससे फ्लो होता है, तो उस समय जितना चार्ज उस वहाँ पे होगा वो क्या कहलाएगा, 1 कूलम। आपको पढ़ाए हैं कैपेसिटर में, या फिर यहाँ भी आपको बताएंगे कि कूलम जो है वो एक बड़ा मात्रक है। 1 कूलम का जो चार्ज होता है वो बहुत अधिक होता है, तो इसीलिए हम लोग कभी कभी माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, मिली कूलम, तो ये सभी हम लोग यूज करेंगे, तो आप घबराएंगे नहीं। जैसे कैपेसिटर में यूज किए थे कि फैराड जो होता है वो एक बड़ा मात्रक होता है, उसी प्रकार कूलम किसका मात्रक है, चार्ज का। तो चार्ज का मात्रक जो कूलम है वो भी एक बड़ा मात्रक है। तो उसको हम लोग छोटा करने के लिए, स्मॉल बनाने के लिए हम लोग मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम तो वगैरह ये सब यूज करते हैं। तो आप उसको ध्यान में जरा सा रखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बहुत छोटी सी बात है। तो आपने क्या बोला, 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, जब करंट में जाएंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। आप गौर करो, इस दोनों को जरा डिफाइन करते हैं। आज डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट में, और नेक्स्ट को डिफाइन करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसका कहना है, यदि किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है, तो उससे जितना चार्ज का फ्लो होगा वो चार्ज कहलाएगा 1 कूलम। फिर समझिए, इसका मतलब हो गया कि ये एम्पियर सेकेंड और ये आपका कूलम, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ ये है कि ये जो आपका 1 कूलम का मतलब 1 एम्पियर सेकेंड, इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होती है तो उसी को आप क्या बोलेंगे, 1 कूलम। उस समय जो चार्ज कंट्रीब्यूट होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 कूलम। और दूसरा है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, अर्थात इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड, देन द करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। इसका मतलब है कि यदि किसी कंडक्टर से पर सेकेंड 1 कूलम का धारा, ये चार्ज फ्लो करे, यदि किसी कंडक्टर से पर सेकेंड 1 सेकेंड का मतलब पर सेकेंड 1 कूलम का जो चार्ज है वो फ्लो करेगा, तो उससे जो करंट फॉर्म होगा, उससे जो करंट बनेगा उसको आप कितना बोलेंगे, 1 एम्पियर। उससे जो करंट फॉर्म होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। अब आइए, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 स्टेट कूलम इक्वल टू 1/3 10 के पावर माइनस 9, 1/3 10 के पावर माइनस 9, और 1 AB कूलम इक्वल टू 10 कूलम। तो ये सभी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की।
हम लोग अभी इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं चार्ज की। तो जब आप 7th 8th में होंगे तो सर आपको बताए होंगे कि हम लोग चार्ज के रूप में, वैसे इसकी कहानी एक लंबी सी है कि ये वेद में लिखा हुआ है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ये तो बस हम हंसने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कहता है ग्रीक फिजिक्स कहता है कि चार्ज जो है वो 600 BC मतलब ईसा पूर्व में इसका आविष्कार हो चुका था। बहुत लोगों का नाम है उसमें, आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम है, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट साहब हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हमारे थिल्स साहब हैं। तो इन सभी ने एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करके उन्होंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट जनरेट किया, जिसकी कहानी हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन हम लोग एक बेसिक बात करते हैं, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री या फिर हम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। तो हम लोग फिजिक्स के अंदर की जो कहानी है उसे हम लोग समझेंगे। और फिजिक्स के अंदर में ये कहानी है कि हमारा जो फिजिक्स है उसका कहना है कि चार्ज के रूप में, वैसे ढेर सारे लोग, लेकिन हमारा बेसिक फिजिक्स कहता है हम लोग चार्ज के रूप में 3 लोगों को बहुत पसंद करते हैं। चार्ज के रूप में 3 लोगों को बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहला इंसान है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ये 3, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे फिजिशियन और फिजिक्स वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को भी तोड़ा जा चुका है क्वार्क के रूप में। लेकिन ये सभी जो बातें हैं वो सभी बातें केवल एक रिसर्च के अंडर है। हम लोग प्रैक्टिकली उन सभी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जिस कंपटीशन के तरफ बढ़ रहे हैं, जिस कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं या एक अच्छे बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिजिक्स जानना चाह रहे हैं, तो उसमें वो वैसे मिथक वाली बातों को आप जो है अभी कंसीडर ना करें, आपसे मेरा ये निवेदन है। तो आपने क्या बोला, 3 चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका फिजिक्स इस तीनों को बोलता है फंडामेंटल पार्टिकल। इस तीनों को वो क्या बोलता है, इस तीनों को वो बोलता है फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब जिसके बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं। एक फंडामेंटल पार्टिकल है, जैसे हम लोग जब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं, संविधान को पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, वहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ते हैं। मतलब फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बिना हम लोग एक पूर्ण मनुष्य नहीं हैं। उसी प्रकार दुनिया में कोई भी बॉडी तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसके पास ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल ना हो। और हमारा फिजिक्स ये हम लोग को सिखाता है कि दुनिया के हर एक बॉडी में ये तीनों के तीनों रहेंगे ही रहेंगे, अलग अलग अनुपात में या अलग अलग मात्रा में। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो हम लोग ये जान लेते हैं पहले कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, ठीक है, और उसका स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा। स्पेसिफिक चार्ज ये आप कैलकुलेट करेंगे। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आपके पास पक्का रहेगा, मास को बोलते हैं m, चार्ज को बोलते हैं q और स्पेसिफिक चार्ज को बोलते हैं q/m। ये आप कैलकुलेट, क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल तो ये कैलकुलेटर तो है नहीं जो हम तुरंत कर लेंगे, और अगर इधर उधर भाग करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और हम कोशिश करेंगे कि आप ये करके हमें कमेंट में बताइए। तो आपने क्या बोला, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास होता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन जो है इसका मास होता है 1.672 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, नेक्स्ट ये जो आपके पास दूसरा है वो है चार्ज के बारे में। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसके पास 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। सी का मतलब बताए, अगर चार्ज की बात करेंगे तो वहाँ सी को कैपेसिटर नहीं पढ़ लेंगे आप, सी को क्या पढ़ेंगे, कूलॉम पढ़ेंगे। दूसरा ये जो आपका प्रोटॉन है उस पर भी चार्ज बराबर होता है, कितना, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन बस अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम लोग निगेटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं और प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मानते हैं। ये क्यों मानते हैं इसको जरा सा नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड में स्टडी हम करवाएंगे आपको। न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, मतलब इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता, ये आवेशहीन है,
इस पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि ये कैलकुलेशन आप खुद करें, ये कैलकुलेशन आप खुद करें, ये कैलकुलेशन आप खुद करें। तो ये था आज का लेक्चर कि हम लोग चार्ज के रूप में 3 पार्टिकल को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है उस पे उसका मास कितना होगा, उसका चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का मास कितना होगा, चार्ज कितना होगा, न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, चार्ज कितना होगा, और ये जो आपका स्पेसिफिक चार्ज है इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। योरसेल्फ वहाँ लिखा हुआ है, उसे आप खुद करेंगे और आप हमें बताएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो आगे अब बढ़ने वाले हैं वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं रहें, सुरक्षित रहें और आप पढ़ाई करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और आपसे मेरा ये कहना है कि ये जो आपके सामने चैनल है आनंद फिजिक्स क्लासेस, इसका एक ही मोटो है। इसका मोटो है कि अभी के समय में बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं जिन पर कि एक बहुत ज़्यादा पैसे लेकर के बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है। तो हमारे गांव में, हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं इस पेंडेमिक दौर में कि जिसके पास खाने पर आफत है, तो वो अपने बच्चों को एजुकेट कैसे करेंगे। हम ये चाहते हैं कि आप सभी एक छोटा सा स्मार्टफोन जिसे आप अफोर्ड कर पाते हैं वो खरीदें और उसमें आप आनंद फिजिक्स क्लासेस को पढ़ें। और ये इसका एक ही मोटो जो अभी हम बता रहे थे कि है कि वैसे लोग जो गरीब तबके के हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, उन सभी फैमिली के बच्चों तक एक निःशुल्क एजुकेशन सब दिन के लिए पहुँचे और इससे हमारे मन को, हमारी आत्मा को शांति मिलती है। और ये चैनल आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया में प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी चलता है। तो ये जब जो जिस महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं, अगर ये ख़त्म होगा तो भगवान करे कि फिर सब कुछ सुचारू रूप से चले, ताकि हम और आप मिल कर के वहाँ पे फिर मिल के बैठ के बात करें। बहुत ढेर सारा बहुत कुछ मन में आपको कहने के लिए है, आपके मन में हम सबों को बहुत कुछ कहने के लिए है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब मिलेंगे ढेर सारी बातें करेंगे, दुख सुख को शेयर करेंगे और अपनी ज़िंदगी को एक रेस देंगे। तो ऐसा भी नहीं कि आप अगर कहीं बैठे हुए हैं तो अपनी ज़िंदगी को आप रोक दें, आप रोके नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं आप वहीं रहे और वहीं से आप एक जुनून भरा संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष हर कोई करता है, पशु पक्षी हो या जीव जंतु हो, मानव हो, सब कोई संघर्ष करता है, लेकिन हर का संघर्ष एक जुनून भरा नहीं है। अब जुनून भरा संघर्ष का मतलब ये होता है कि कोई संघर्ष किया और उसको लगा कि नहीं सर हमसे ये नहीं हो सकता, तो वो तभी थका और अपने संघर्ष को रोक दिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको लगता है कि संघर्ष कर रहे हैं एकदम से नाक तक आ गया, सर अब हमसे नहीं होने वाला है, और वो थक गया। वैसे इंसान जिसको ये लगता है कि अब हम एकदम थकने वाले हैं, उसे ये समझना पड़ेगा कि ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप मेहनत करते हो, बार बार अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपका जो सक्सेस है वो ये सोच रही हो कि एक अटेम्प्ट तू और कर ले तेरा हो जाएगा। वही एक अटेम्प्ट दिल से हम सबको करना है, अपनी करियर को अच्छा बनाना है, ताकि इस समाज में हम लोगों को एक नया सा मुकाम मिले, एक नया प्लेटफॉर्म मिले, ताकि हम लोग सम्मानपूर्वक इस ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।